कैसे हो बच्चों? मैं गौरव दुरेजा आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो कल का जो हमारा टॉपिक था वो हमने बहुलकों के वर्गीकरण का चौथा या पांचवा, क्यों बोल रहा हूं आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, चौथा या पांचवा हमने वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया था। और आज हमारा लास्ट वर्गीकरण है, बहुलकों का जो लास्ट वर्गीकरण है वो है बहुलकन की विधि के आधार पर। बहुलकन की विधि के आधार पर, जिसे बहुलकीकरण कह लो, बहुलकन कह लो या बहुलीकरण कह लो, ठीक है। तो बहुलकन की विधि के आधार पर जो पहला है वो है योगात्मक बहुलक। क्या है? योगात्मक बहुलक। देखो बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है, योगात्मक। योग क्या हो रहा है यहां पर? योग, जुड़ना। क्या हो रहा है यहां पर? योग, जुड़ना। ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां एक दूसरे से जुड़ती हैं और कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता। इस लाइन को ध्यान से सुनिए। ऐसा बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता, योगात्मक बहुलक कहलाता है। कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता का मतलब क्या है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने ली थी पॉलीएथीन, सॉरी एथीन, एकलक इकाई एथीन। क्लियर है? यहां पर क्या लगाऊंगा? एन लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एन लगाऊंगा। जो भी कंडीशन है वो कंडीशन लगा दी और बहुलक बनाया पॉलीएथीन। क्या बहुलक बनाया? पॉलीएथीन। देखिए क्या हुआ है, एकलक इकाइयां आपस में जुड़ी हैं। देखो CH2 यहां है, CH2 ही यही है, ये भी CH2 यहां है, ये CH2 भी यही है। कितने अणु थे? N अणु। यहां भी कितने हैं? N ही हैं। तो कुछ भी बाहर निकला क्या? नहीं निकला। कुछ भी बाहर निकला? नहीं निकला। तो योगात्मक बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जिनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता, योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। पॉलीएथीन एक योगात्मक बहुलक है। सेकंड एग्जांपल, आपने ब्यूना N, जिससे आप NBr, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, ब्यूना SBr, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबड़, ये कहते हो। इनमें भी आपने देखो क्या किया था, मैं वापस से देख लीजिए, NBr बता रहा हूं एक बार। एकलक इकाइयां आपको पता है क्या हैं? 1,3 ब्यूटाडाइन। क्या हैं? 1,3 ब्यूटाडाइन। देख लीजिए 1 और 3 नंबर पर डबल बॉन्ड है, कार्बन के चारों बंद पूरे हैं, कोई दिक्कत? साथ में नाइट्राइल। कौन सा नाइट्राइल? एक्रिलो नाइट्राइल। कौन सा? एक्रिलो। बिल्कुल N लगाना है, ठीक है। क्या करना है? डबल बॉन्ड को सिंगल, सिंगल को डबल, ये जुड़ जाएगा। ये बहुलक आपने सीखा हुआ है और अगर नहीं समझ आया तो आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। NBr, देखिए बच्चों, CH2 यहां है, यहां भी है, CH 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 CH2 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 CH CH CN CN। देखिए जो जो आपने एकलक इकाई ली थी वैसा ही बहुलक तैयार हुआ। आपने N एकलक इकाइयां ली तो बहुलक में भी N एकलक इकाइयां जुड़ी हैं। क्या कोई भी छोटा अणु बाहर निकला? नहीं निकला।
तो ब्यूना एन NBr, ब्यूना S SBr दोनों ही योगात्मक बहुलक के एग्जाम्पल हैं। देखिए वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता, योगात्मक बहुलक कहलाते हैं। क्लियर है? आप देख सकते हैं कुछ भी बाहर नहीं निकला है। ठीक है, इसी के अंदर मैं एक और बात करूंगा आपसे। इंपॉर्टेंट लाइन है योगात्मक बहुलक की, याद रखने के लिए। देखिए बच्चों, मैं आपको एथीन का ही एग्जाम्पल लेता हूं। मैं आपसे बात करता हूं एकलक इकाई के मोलर द्रव्यमान या अणुभार की। एक ही बात है, मैं आपसे बात करता हूं एकलक इकाई के अणुभार की। आप सबको पता है कार्बन 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन हैं? 2, तो 12 प्लस 2 सेम 12 प्लस 2 कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। क्लियर है ना? देखिए एक एकलक इकाई का अणुभार है 28, तो n एकलक इकाइयों का कितना हो जाएगा? 28 इंटू n। कितना हो जाएगा? 28 इंटू n। क्या ये बात समझ आ गई? वापस देखिए, एक एकलक इकाई का अणुभार है 28, तो n का कितना हो जाएगा? 28 इंटू n। योगात्मक बहुलक के अंदर क्या कोई भी छोटा अणु निकला? क्या कोई भी छोटा अणु निकला? नहीं निकला। कोई भी छोटा अणु नहीं निकला। जो जो चीज एकलक इकाई में थी वही वही चीज क्या है? बहुलक में है। जो जो एक ये योगात्मक बहुलक, जो जो एकलक इकाई में थी वही चीजें किसमें है? बहुलक में है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि योगात्मक बहुलक में एकलक इकाई का अणुभार का n गुना बहुलक का अणुभार होता है। नहीं समझे? वापस सुनिए। देखिए एकलक इकाई का अणुभार 28, n एकलक इकाइयों का 28 इंटू n। बहुलक में भी तो यही चीज है ना, कुछ बाहर तो नहीं निकला। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बहुलक का अणुभार एक एकलक इकाई का n गुना होता है? एक एकलक इकाई का n गुना होता है। क्लियर है? ये पूरा होता है आपका योगात्मक बहुलक। एग्जाम्पल्स, आप सब वो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं जिसमें कोई भी छोटा अणु नहीं निकलेगा। अभी तक हमने वही एग्जाम्पल्स किए हैं जितने भी पीछे किए हैं। क्लियर है बच्चों? योगात्मक बहुलक वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां आपस में जुड़ती हैं और कोई भी छोटा अणु बाहर नहीं निकलता। योगात्मक बहुलक का अणुभार एकलक इकाई के अणुभार का n गुना होता है। लास्ट और इसका बी पार्ट, संगनन बहुलक। बिल्कुल योगात्मक बहुलक का उल्टा है ये। योगात्मक बहुलक का उल्टा है ये। इसमें मैं आपको आज 2 नए बहुलक सिखाऊंगा। संगनन बहुलक की परिभाषा क्या होगी? ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां जुड़ती हैं और कोई छोटा अणु बाहर निकलता है। ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां जुड़ती हैं और कोई छोटा अणु बाहर निकलता है, संगनन बहुलक कहलाते हैं। योगात्मक में तो कुछ बाहर नहीं निकलता, संगनन में छोटा अणु बाहर निकलता है, संगनन बहुलक कहलाते हैं। क्लियर है? इसमें आज आप 2 नए बहुलक सीखेंगे। एक तो नायलॉन 6,6 और एक डेक्रॉन जिसको कहते हैं टेरिलीन। क्लियर है ना? अब ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ही मजा आएगा आपको ये समझने में। थोड़े से बहुलक का लेवल बढ़ गया है अब।
नायलॉन 66। सबसे पहले मैं आपका एक बात क्लियर कर दूं, आपके मन में आएगा कि मैंने यहां पर 2 6 क्यों लगाए हैं, मैंने यहां पर 2 6 क्यों लगाए हैं और सिर्फ 6 ही क्यों लगाया है, 7 भी लगा सकता था, 2 भी लगा सकता था, 3 भी लगा सकता था। तो देखिए बच्चों इसका क्या रीजन है, मैंने यहां पर कितने 6 लगाए हैं, 2। कितने 6 लगाए हैं, 2। इसका मतलब है जो एकलक इकाइयां हैं वो 2 हैं। कितनी एकलक इकाइयां हैं, 2 हैं। कितनी एकलक इकाइयां हैं, 2 हैं। ठीक है, मैंने क्या लिखे हैं, दोनों ही 6 लिखे हैं। 6 का मतलब है कि दोनों ही एकलक इकाइयों में कार्बन की संख्या 6 है, कार्बन की संख्या 6 है। क्लियर है, क्लियर है ना। वापस देख लीजिए, नायलॉन 66 के अंदर कितने 6 हैं, 2 6 हैं। एकलक इकाइयां कितनी हैं, 2 हैं। ठीक है, 6 का मतलब है कार्बन की संख्या, तो दोनों एकलक इकाइयों में कार्बन की संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। अब इसकी जो एकलक इकाइयां हैं वो आपको याद रखनी है। पहली एकलक इकाई है हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन, डाईएमीन प्लस जो दूसरी एकलक इकाई है वो है एडिपिक अम्ल। कौन सा अम्ल, एडिपिक अम्ल। क्लियर है, हेक्सा मैथिलीन डाईएमीन और एडिपिक अम्ल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये तो याद रखनी ही रखनी है, पर अब मैं आपको इससे इनको बनाना सिखा देता हूं। आप सीख जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखना ध्यान से, सबसे पहले हेक्सामेथिलीन डाईएमीन बनानी है। आपको पता है कि जो पहली एकलक इकाई है इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 6 हैं। कितने कार्बन हैं, 6। आपने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन लिख लेने हैं, 6 कार्बन लिख लेने हैं। लिख लोगे, क्या है, डाईएमीन। क्या है, डाईएमीन मतलब 2 एमीन। आपको पता है एमीन NH2 होता है, NH3 अमोनिया, NH2 एमीन, NH ईमीन। ठीक है, आपने क्या करना है, 2 एमीन लगा देने हैं। एक यहां लगा देंगे NH2, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं H2N। ठीक है, और एक यहां लगा देंगे NH2। क्लियर है। अब आपने सिर्फ और सिर्फ बंद पूरे करने हैं। इस कार्बन ने 2 बंद बना रखे हैं, 2 खाली हैं, 2 H लगा दीजिए। यहां भी 2 H लग जाएंगे, 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 यहां भी 2 H लग जाएंगे। क्या समझ आ गया है? कुछ भी नहीं किया। देखिए, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, हमें पता है जो पहली एकलक इकाई है वहां पर 6 कार्बन है, हमने 6 कार्बन बना लिए हैं। डाईएमीन का मतलब 2 एमीन समूह लगाने हैं, तो 2 NH2 लगा दिए हैं, वैलेंसी पूरी कर दी है, एक एकलक इकाई तैयार हो गई है। एकलक इकाई नंबर 2 क्या करोगे, आप देखोगे दूसरी में भी क्या है, 6 कार्बन है, दूसरी में भी क्या है, 6 कार्बन है। आपने क्या करना है, फिर से 6 कार्बन बना लेने हैं। 6 कार्बन हो गए ना। दूसरी एकलक इकाई का नाम है एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल, अम्ल के लिए आप देखो यहां पर 2 क्षारीय समूह हैं। कितने क्षारीय समूह हैं, 2, NH2 NH2। तो यहां पर आपने 2 अम्लीय समूह बना देने हैं, COOH कार्बोक्सिलिक समूह, और यहां पर भी COOH। क्या इतनी बात आपको समझ आ गई है? देखिए बच्चों, दूसरी एकलक इकाई में भी 6 कार्बन है, आपने 6 कार्बन लिख लिए। बात हो रही है अम्ल की। आप देखिए यहां पर 2 क्षारीय समूह हैं, तो आपने यहां पर 2 अम्लीय समूह बना दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने पूरी करनी है वैलेंसी। इस कार्बन के चारों बंद पूरे हैं, इसके लिए 2H, यहां 2H, यहां 2H, यहां 2H।
नायलॉन 6-6 चल रहा है अभी आपका। अब आप देखिए, क्या आप इससे बहुलक का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने एकलक इकाइयों के आगे n नहीं लगाया। क्या अब कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है बच्चों, आप देखिए ये बिल्कुल तैयार है आपके सामने। अब आप संगरण बहुलक कर रहे हैं, इसमें कोई छोटा अणु बाहर निकलेगा। आप पढ़ते आए हैं क्षार और अम्ल की अभिक्रिया में जल बाहर निकलता है। क्षार और अम्ल की प्रक्रिया में जल बाहर निकलता है। क्लियर है ना? देखिए बच्चों, अम्ल OH देगा, अम्ल OH देगा और क्षार H देगा, H2O बाहर। ऐसे ही क्षार H देगा और अम्ल OH देगा, H2O बाहर। देखिए अभिक्रिया में अम्ल OH ही देगा। ठीक है ना? ये डाउट मत रखना कि अम्ल तो वो हैं जो H+ देते हैं। बिल्कुल अम्ल वही हैं जो H+ देते हैं, पर अभिक्रिया में OH देगा। क्लियर है ना? आप देखिए H यहां से निकल गया, OH यहां से निकल गया, H2O गया। सेम यहां भी ऐसा हुआ, H2O गया। कितने H2O गए? बाहर N लगा है तो N H2O ही जाएंगे। कितने H2O जाएंगे? N H2O ही जाएंगे। क्लियर है ना? आपने क्या करना है? कुछ भी नहीं, H2O निकल गए हैं। अब जो चीजें निकल गई उसको छोड़ के लिख दीजिए। एक H निकल गया तो क्या बचा? HN। यहां पर 1 2 3 4 5 6 CH2 हैं, तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूं CH2 6। कोई दिक्कत? यहां से एक H निकल गया, पीछे क्या बच गया? NH। दूसरी एकलक इकाई में आ जाइए, यहां पर OH निकल गया, क्या बच गया? CO। कितने CH2 हैं? 1 2 3 4। CH2 को डायरेक्ट मैं इकट्ठा करके लिख रहा हूं 4। वहां पर एक CO। क्या करने हैं? बंद देखने हैं। नाइट्रोजन के 2 ही बंद बने हुए हैं, जबकि बनाता कितने हैं? 3। एक बंद खाली, यहां पर भी एक बंद खाली। CO देखो 2 और 1 3 बंद बना रखे हैं, जबकि बनाता है 4। एक बंद खाली, यहां भी एक बंद खाली। क्लियर है? इन दोनों खाली बंदों को जोड़ दिया और इन खाली बंदों पर ब्रैकेट, यहां आ जाएगा N, और ये तैयार है आपका नाइलॉन 6-6। ठीक है बच्चों, नाइलॉन 6-6 एकलक इकाइयां हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल। बनाने का तरीका आपको समझ आ गया है। H2O निकल रहा है, छोटा अणु बाहर निकल रहा है, तो ये एक संगनन बहुलक है। ये एक संगनन बहुलक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, आपने एक समूह पढ़ा हुआ है CONH2। ये समूह पढ़ा हुआ है, इसे कहा जाता है एमाइड। क्या कहा जाता है? एमाइड। क्या कहा जाता है? एमाइड। आप देखिए CONH का समूह यहां पर भी अवेलेबल है ना? है ना बच्चों? तो आपको क्या करना है? बहुलक के लिए पॉली वर्ड लगता है। नायलॉन 6-6 एक पॉली एमाइड है। नायलॉन 6-6 एक पॉली एमाइड है। पेपर में आ जाए एक पॉली एमाइड का एग्जांपल दीजिए, तो नायलॉन 6-6 एक पॉली एमाइड है। तो देखिए बच्चों, ये पॉली एमाइड आपका तैयार है। पॉली एमाइड का एग्जांपल है नायलॉन 6-6। अगला जो बहुलक है टेरिलीन डेक्रोन। दूसरी बात एक याद रखना, योगात्मक बहुलक के अंदर मोलर द्रव्यमान या अनुभार, बहुलक का जो अनुभार है वो एक एकलक इकाई का n गुना है, क्योंकि कुछ भी बाहर नहीं निकलता। लेकिन ये n गुना नहीं होगा संगनन बहुलक का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें एक छोटा अणु तो बाहर निकल जाएगा, उसका मोलर द्रव्यमान तो निकल ही गया ना, तो फिर वो n गुना कैसे रहा? तो याद रखना, संगनन बहुलक का जो अनुभार है वो एकलक इकाई का n गुना नहीं होता। लास्ट है आज का टेरिलीन डेक्रोन। बच्चों इसकी एकलक इकाइयां भी 2 हैं। ये कौन सी हैं? याद रखनी है।
आपको थोड़ा सा तरीका बता देता हूं याद रखने का। टेरी से आपको याद रखना है टरथैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल, और लीन से एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है। टरथैलिक अम्ल क्या होता है बच्चों? बेंजीन वलय के पैरा पैरा समूह पर, COH का पैरा समूह पर COH है, COH के पैरा समूह पर COH है, दोनों CH समूह लगे हों पैरा कंडीशन पर, तो टरथैलिक अम्ल बनता है। कौन सा अम्ल होता है? टरथैलिक अम्ल। तो बिल्कुल उसको बना दीजिए यहां पर। और एथिलीन ग्लाइकोल आपको पता है ये एक अल्कोहल है जिसमें दो OH समूह अलग अलग कार्बन पर लगे होते हैं। वैलेंसी हमने पूरी करी है, बस यहां लगाया N, यहां लगाया N। आपको मैंने बताया है बच्चों कि अम्ल से OH निकालना है, निकाल दिया, और बाकी का H हम निकाल देंगे अल्कोहल के OH से। अम्ल से तो OH निकालना है, निकालेंगे बिल्कुल, अम्ल OH ही देगा इसमें, और अल्कोहल के OH में से H निकाल देना है। तो OH H H2O बाहर निकल गया। कितने H2O? NH2O। अब जो रह गया उसे लिखिए, ठीक है। यहां पर भी ये H गया तो ये बंद खाली, यहां से भी H गया तो ये बंद खाली, खाली खाली बंद आपस में जुड़ गए, और यहां लग गया N। क्या लग गया? N। इसे कहा जाता है टेरिलीन या डेक्रोन। क्या कहा जाता है? टेरिलीन या डेक्रोन। ठीक है बच्चों, तो क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अब देखिए बच्चों एक लास्ट बात, ये समूह आपका कौन सा होता है? एस्टर समूह होता है। कौन सा समूह होता है? एस्टर समूह। तो क्या ये इसमें पाया जा रहा है? बिल्कुल पाया जा रहा है। बहुलक के लिए पॉली वर्ड लगता है, एस्टर समूह है, तो टेरिलीन या डेक्रोन एक प्रकार का पॉली एस्टर है। क्या है? पॉली एस्टर। पेपर में आ जाए पॉलीएमाइड तो नायलॉन 66, और आ जाए पॉली एस्टर तो टेरिलीन या डेक्रोन। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।